दोस्तों ये तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने सऊदी अरब से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है और अब रूस से भारत तेल खरीद रहा है। लेकिन इसी बीच बड़े बड़े देशों का इस पर बयान आना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले आपको बयान बताऊंगा उस देश का जो रूस का आज की डेट में सबसे बड़ा दुश्मन है और उसने भारत पर क्या बोला है जब भारत रूस से तेल खरीद रहा है। दोस्तों आइए आपको पूरी खबर अच्छे से बताता हूँ। दुनिया भर के देश अपना और अपने नागरिकों का हित साधने में लगे हुए हैं, लेकिन भारत से हमेशा यही उम्मीद रहती है कि वो अपने नागरिकों की नहीं बल्कि विश्व भर की चिंता में डूबा रहे। इसीलिए भारत जब अपने नागरिकों के हितों के लिए रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है तो अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक के सिर में दर्द होने लग गया है। आप सभी जानते ही हैं कि भारत और रूस की नजदीकियों से अमेरिका परेशान है और जब बात भारत के हित की हो तो रूस हमेशा साथ खड़ा होता है। इसीलिए भारत वही कर रहा है जिसमें उनके नागरिकों का फायदा हो। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है और भारत लगातार रूस से तेल खरीदता जा रहा है। भारत के इस कदम से अमेरिका समेत कई देश खुश नहीं हैं। यूक्रेन ने विदेश मंत्री डिमिट्रो कुलेबा ने रूस और भारत के ऑयल डील पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि रूस से जो भी तेल का बैरल भारत पहुंचाया जा रहा है उसमें यूक्रेन के लोगों का खून मिला हुआ है। इसके बाद विदेश मंत्री ने याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने लड़ाई के दौरान यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस भेजने में मदद की थी। दरअसल बुधवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्री के ओर से की गई और उस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के विदेशी मंत्री ने कहा, हम हमेशा कृषि उत्पादों विशेष रूप से सरसों के तेल में बहुत प्रतिबंध सप्लायर और व्यापारी थे। हमें भारत की ओर से यूक्रेन को मजबूत सपोर्ट की उम्मीद थी। यूक्रेन भारत का हमेशा भरोसेमंद साथी रहा है, लेकिन रूस से तेल खरीदकर भारत यूक्रेन के लोगों का खून खरीद रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री यही नहीं थमे, उन्होंने आगे भी कहा कि जब भारत रूस से डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीद रहा है तो उन्हें समझना चाहिए कि जो डिस्काउंट उन्हें मिल रहा है उसकी कीमत यूक्रेन के लोगों के खून से चुकाई जाएगी। यूक्रेन और भारत दोनों में बहुत आवश्यक समानताएं हैं और दोनों देशों को एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि अगर यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को लाने में मदद की है तो भारत ने भी उनकी बहुत मदद की है। जो भी सहायता हो पाई भारत ने दी। लेकिन आज अगर इस तरीके से रूस से सस्ता तेल खरीदने पर सवाल कर रहा है तो कहीं न कहीं ये अमेरिका है। पहले धमकी फिर इमोशनल कार्ड, लेकिन इस पर भारत ने भी अपना रुख साफ कर रखा है और भारत ने दोनों को साफ शब्दों में जवाब दे दिया है। अमेरिका के लगातार दबाव बनाने के बावजूद भी भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इस बात पर भारत कह चुका है कि जिस देश से अच्छी डील मिलेगी भारत अपने नागरिकों के हितों को देखते हुए उसी से डील करेगा। वही हाल ही में जब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर थाईलैंड पहुंचे तब उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि रूस और भारत के बीच तेल की खरीदारी जारी रहेगी। उन्होंने कहा था कि भारत के रूस से तेल खरीदने के फैसले से अमेरिका या कोई और देश खुश न हो, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया है क्योंकि विदेश मंत्री ने ये साफ करते हुए कहा है कि जिस डील से भारतीय लोगों को फायदा पहुँचेगा भारत उसी डील को करेगा। हर देश अपने नागरिकों के हितों को देखता है। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रति व्यक्ति की आमदनी $2000 से भी कम है और देश के लोग तेल या गैस की ज्यादा महंगाई का बोझ नहीं उठा सकते। ऐसे में उनकी भी ये ड्यूटी है कि भारत के लोगों के हितों को देखते हुए ऐसे देशों से डील करे जहां सबसे अच्छे ऑफर मिल रहे हों। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में जून महीने में रूस सऊदी अरब को पछाड़ते हुए भारत को तेल बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। हालांकि इराक भारत को तेल बेचने वाला पहला सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। भारत सबसे ज्यादा तेल इराक से लेता है। दरअसल यूक्रेन से लड़ाई के बाद कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसकी वजह से रूस कम रेट में भारत और चीन को तेल बेच रहा है। इससे चीन और भारत को फायदा बहुत पहुंच रहा है और साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था भी ठीक हो रही है। अमेरिका इस बात से विरोध कर रहा है, लेकिन भारत इस बात पर अपना पक्ष साफ कर चुका है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी इस बात को लेकर कहा था कि ऊर्जा आयात में बहुत विविधता लाने में भारत की मदद को भी तैयार है। लेकिन अमेरिका की चेतावनी के बाद भारत के विदेश मंत्री ने कड़े शब्दों में जवाब दिया है कि भारत जितना एक महीने में रूस से तेल खरीदता है उतना यूरोप एक दिन में रूस से तेल का आयात करता है। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।
दोस्तों, डीटीसी बस घोटाले में अब केजरीवाल बुरा फंसा हुआ है। आपको बता दूं कि इसकी जांच भी सीबीआई कर रही है और इस बार केजरीवाल को जेल भेजने की पूरी तैयारी कराए हैं मोदी जी। आपको बता दें कि दिल्ली बस स्कैम कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, क्योंकि ये पूरे कितने करोड़ का स्कैम है ये तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि केजरीवाल इस बार बुरी तरह से फंस चुका है दोस्तों। अब उसकी जेल जाने की तैयारी की जा रही है। क्या है डीटीसी बस घोटाले में, ये तो आपको बहुत सारे चैनल ने बताया ही होगा, लेकिन इस वीडियो में ये बताएंगे कि केजरीवाल अब गुस्से में क्यों है और क्यों अब मोदी जी को नहीं झेल पा रहे हैं। अब तमाम चीजें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आगे हम आपको ये बताएंगे कि डीटीसी बस घोटाला कितना बड़ा स्कैम है। चलिए जानते हैं ये तमाम चीजें। आइए अब बात दिल्ली के सियासत की करते हैं। दिल्ली के सियासत में अब डीटीसी बस खरीद का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी घोटाले के आरोप लगा रही है। उपराज्यपाल ने सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी है और आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। दिल्ली में फिर सियासी उबाल है। अब बस खरीद पर सवाल है। दिल्ली में बार बार विवादों का बवंडर उठ रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच जारी टकराव अब नहीं रही। दिल्ली की लड़ाई अब डीटीसी पर आ गई है। मामला डीटीसी की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में घटित घोटाले का है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी जांच सीबीआई से करवाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस खबर के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी टकराव शुरू हो चुकी है। इस मामले की बात की जाए तो बीजेपी का आरोप ये है कि जुलाई 2019 में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद और रख रखाव में अनियमितता हुई। बीजेपी के मुताबिक मेंटेनेंस का ठेका भी अब सप्लाई करने वाली कंपनी को दे दिया गया है, जो कि गलत है। बताया जा रहा है कि 22 जुलाई को उपराज्यपाल को मामले में शिकायत मिली थी। मामले में मुख्य सचिव के 19 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने के बाद राज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल पर सवाल उठा रही है और वहीं बीजेपी के तेवर आक्रामक हैं। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच 19 अगस्त से टकराव चल रही है। दरअसल आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में पहली बार 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। अब डीटीसी बस खरीद के मामले में बखेड़ा शुरू हो चुका है। कैसी लगी आपको यह न्यूज? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब पेश करते हैं एक और खबर। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि चाइना कश्मीर को हड़पने की साजिश कर रहा है, पर अरुणाचल प्रदेश पर भी खतरे की घंटी बजा रहा है चीन। चीन ऐसी साजिश रच रहा है जिसकी भारतीय सेना को भनक भी नहीं होगी। दोस्तों, क्या कुछ है ये मामला आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि किस तरह से चीन हराया जा सकता है। हालांकि ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है, भारत 2022 का है। अब इंडियन आर्मी में वो ताकत है कि जब चाहे चीन को हरा सकता है और उसके घुटने टिका सकता है। आइए आपको बताता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में कैसे खतरे की घंटी बजी है। कितनी बड़ी साजिश रचा है चीन, जिसका अब भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने उनकी सेना पर हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। अब ये भारत के लिए क्यों खतरनाक साबित हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश के लिए ये क्यों मुसीबत हो सकता है, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते ही हैं कि म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने उनके सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। देखिए, जैसे मैं आपको म्यांमार के इतिहास के बारे में बताऊं तो म्यांमार में पहले सैन्य शासन हुआ करता था 1962 से लेकर 2011 तक, जहां पर सैन्य शासन हुआ करता था। उसके बाद फिर से वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप हो गया, लेकिन 2021 को वहां पर फिर से सैन्य शासन शुरू हुआ। लेकिन ये जो 2011 से 2021 का समय था, इस 10 साल के समय में 2015 को एक NCA साइन हुआ था। NCA का मतलब है नेशन वाइड सीजफायर एग्रीमेंट। ये म्यांमार की सरकार और उसके लगभग 8 विद्रोही संगठन के बीच में साइन हुआ था। उसके बाद उनके देश के बीच जो परेशानियां थी वो थोड़ी कम हो गई, हालत थोड़े सुधर गए। लेकिन जब 2011 में म्यांमार में दोबारा सैन्य शासन शुरू हुआ, उसके बाद वहां की सेना ने और उनके विरोधियों ने एक दूसरे पर हमले करने शुरू कर दिए। हालांकि वहां के बहुत सारे आम लोग भी विद्रोही संगठन को ज्वाइन करने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि म्यांमार की सीमा कुछ देशों के साथ मिलती है,
जैसे कि थाईलैंड के साथ, चाइना के साथ और भारत के साथ। अब म्यांमार के जितने भी विद्रोही संगठन हैं, इन्हें उनके आम लोगों से सपोर्ट तो मिलता ही है, साथ ही साथ इन्हें चाइना में भी फंडिंग मिलती है। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल थाईलैंड की सीमा के पास जो म्यांमार के विद्रोही संगठन हैं, जिनको हम कहते हैं कैरेन, इस कैरेन विद्रोही संगठन पर उनकी सेना ने हमला कर दिया था। उसके बाद कैरेन समुदाय के बहुत सारे लोग रातों रात थाईलैंड चले गए थे और इस बात से इनमें बहुत गुस्सा आ गया, जिस वजह से इन्होंने उनकी सेना के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास म्यांमार का एक और विद्रोही संगठन है, जिसे कहते हैं काचीन संगठन। काचीन इनकी खुद की एक आर्मी है। इनकी बस एक ही मांग है कि म्यांमार से हम पूरी तरह से अलग हो जाएं और ये एक अलग सा देश बन जाए। आपके इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।